हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो जैसे कि पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि धनात्मक विचलन क्या है और ऋणात्मक विचलन क्या है। तो धनात्मक विचलन के उदाहरण भी बता चुकी हूँ और आज है आपका टॉपिक धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में क्या क्या अंतर है आज जानेंगे। तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में निम्नलिखित अंतर है। पहला है आपका कि अवयव धनात्मक विचलन में ए और बी के अवयवों के बीच का क्रियाशील बल जो होता है वह कमजोर होता है, और ऋणात्मक विचलन में है कि ए और बी के अवयवों के बीच के क्रियाशील बल मजबूत होता है। देखिए यहाँ सेकेंड है आपका कि धनात्मक विचलन में ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है, और इसमें है ऋणात्मक विचलन में कि ताप घटने पर विलेयता बढ़ती है। फिर आपका नेक्स्ट है कि ए और बी अवयवों के मिश्रण का जो मान होता है वह अधिक होता है, और ऋणात्मक विचलन में ए और बी अवयवों के मिश्रण का मान जो होता है वह कम होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि यह अभिक्रिया जो धनात्मक विचलन वाली क्रिया है वो आपका ऊष्माशोषी होता है। और ऊष्माशोषी क्यों होता है? इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और यह अभिक्रिया आपका ऊष्माक्षेपी होता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चलिए फिर से देख लीजिए, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में निम्नलिखित अंतर है। पहला है आपका कि ए और बी अवयवों के बीच का जो क्रियाशील बल होता है वह कमजोर होता है, लेकिन ऋणात्मक विचलन में ए और बी के बीच का क्रियाशील बल मजबूत होता है। फिर इसी प्रकार से है कि इसमें ताप बढ़ने पर धनात्मक विचलन में ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है, लेकिन ऋणात्मक विचलन में ताप घटने पर विलेयता बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है आपका कि इसमें ऊष्मा परिवर्तन का जो मान होता है अधिक होता है धनात्मक विचलन में, और ऋणात्मक विचलन में कम होता है। धनात्मक विचलन ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, जबकि ऋणात्मक विचलन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और भी अंतर है जो आपको नोट्स में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एजियोट्रॉपिक मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है? इसमें क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण में
कि दो द्रव होता है, दो द्रव का मिश्रण होता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण। जब दो द्रव के मिश्रण को निश्चित ताप पर उबाला जाता है तो जो जब दो द्रवों के मिश्रण को निश्चित ताप पर उबालते हैं तो उस प्रकार की क्रिया को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं या स्थिकवाती मिश्रण कहते हैं। इसमें देखिए दो द्रव होता है, जैसे कि एथेनॉल और जल का मिश्रण। इसमें आपका एथेनॉल 95% होता है और जल आपका 5% होता है, लेकिन दोनों का जो वाष्प और द्रव होता है वह एथेनॉल और जल के जो रचना होता है वह समान होता है। देखिए इसमें जब दो द्रवों को निश्चित ताप पर उबाला जाता है तो उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। इसमें आपका टेम्परेचर जो है वो निश्चित है, यहाँ आपका टेम्परेचर निश्चित है और इसको उबाला जाता है। जैसे कि आपका एथेनॉल और जल, इसमें आपका एथेनॉल जो है 95% होता है और जल 5% होता है, लेकिन दोनों का तो परसेंट जो है अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का रचना जो है एथेनॉल और जल का वह समान होता है। कैसे? वाष्प और द्रव में वह समान रचना में होता है। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये आपका VVI है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि 22.2% HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 77.8% जल का मिश्रण। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका 22.2% है और जल आपका 77.8% है, लेकिन एजियोट्रॉपिक जिसके वाष्प में तथा द्रव में, इसमें देखिए वाष्प में तथा द्रव में 22.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 77.8% जल रहता है। नेक्स्ट है अनुषंग गुणधर्म तथा उनके प्रकार। अब देखिए कि अनुषंग गुणधर्म क्या होता है। आप लोगों को तो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि विलेयता क्या है, वाष्प दाब क्या है, हेनरी के नियम क्या है, राउल्ट के नियम क्या है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन क्या है, ये सब तो आपको पढ़ा दिया गया है। लेकिन अब है कि अनुषंग गुणधर्म क्या है, और इसमें जो 4 है वो भी आप लोगों को पढ़ना है। देखिए आया अनुषंग गुणधर्म, जानिए क्या है अनुषंग गुणधर्म। वह गुणधर्म जो किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलय के कण अणु परमाणु आयन के संख्याओं पर निर्भर करता है। विलय के कण, जब किसी विलयन में विलय के कण अणु परमाणु आयन की संख्याओं पर निर्भर करता है, उसी को अनुषंग गुणधर्म कहते हैं। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी विलयन का वह गुणधर्म जो किसी विलायक के अणु परमाणु आयन के संख्याओं पर निर्भर करता है, उसे हम अनुषंग गुणधर्म कहते हैं। देखिए यहाँ ये अणु है, अणु परमाणु तथा आयन की संख्याओं पर निर्भर करता है, उसी को बोलते हैं अनुषंग गुणधर्म। अब है कि अनुषंग गुणधर्म की तथा उनके, तो अनुषंग गुणधर्म के बारे में जान गए और उनके कितने प्रकार होते हैं ये भी जान लीजिए। तो देखिए उनके 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और सेकेंड है आपका कि प्रासरणी दाब। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन
और सेकेंड है प्रसरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर थर्ड है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। ये चार है, इन चारों के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो आपका फर्स्ट है कि शुद्ध विलायक में, किसी विलयन में शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसका आपका फॉर्मूला भी बताए थे, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट। चलिए आप जानते हैं कि परासरण क्या है, पहले परासरण के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है कि एक ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के कण ही आर पार हो सकते हैं, विलय का कण नहीं। तो इस प्रकार के झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि इसमें विलायक के कण ही आर पार हो सकता है, लेकिन विलय का नहीं। विलय का कण नहीं, तो इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे आपका हो गया प्याज का झिल्ली, अंडे के झिल्ली, उसमें आपका जो विलायक होता है उसका कण आर पार होता है, लेकिन विलय का कण नहीं। अब है आपका परासरण क्या है, किसी विलयन में तनु विलयन के विलायक किसी एसपीएम को पार करके, इस एसपीएम का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन में जाने लगता है, तो उसी को और जाकर पूरे सिस्टम में साम्यावस्था ला देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है एसपीएम, और ये सांद्र विलयन, ये तनु विलयन है। तो देखिए तनु विलयन से विलायक जो है सांद्र विलयन की ओर जा रहा है, गमन कर रहा है। तो इस प्रकार से किसी विलयन में तनु विलयन के विलायक को सांद्र विलयन में जाने, किसी एसपीएम को पार करके सांद्र विलयन में जाकर और पूरे सिस्टम में साम्यावस्था ला देता है। यहाँ देखिए ये एसपीएम को पार करके सांद्र विलयन की ओर आ रहा है, तो इसी को परासरण कहते हैं। अब है आपका कि परासरणी दाब क्या है। परासरणी दाब, परासरण के बारे में जान गए, अब आपका है परासरणी दाब। तो परासरणी दाब क्या है कि जब किसी विलयन में से तनु विलयन के विलायक को सांद्र विलयन में जाने से रोकने के लिए बाहर से जो दाब आरोपित किया जाता है, उसी दाब को परासरणी दाब कहते हैं। उसी दाब को परासरणी दाब कहते हैं। परासरण का आपका एग्जाम्पल है कि जैसे कि पानी में किसी जानवर को फेंक दिया जाता है तो वो फूल जाता है, और मटर तथा चने को पानी में फुलाया जाता है। तो ये सब जितने भी है आपका, ये परासरण का एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।